हेलो सनसाइन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, हम चलते हैं अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, आई होप आप लोग इस फैन फिक्शन स्टोरी का आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलो चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। कुछ 20 मिनट में ही वो वांगजी अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। वह बिल्डिंग मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि आकाश को छूती दिखाई दे रही हो। और वो बिल्डिंग और कोई नहीं बल्कि लैंड कंपनी की बिल्डिंग होती है। जब वांगजी अपने स्पोर्ट्स कार से नीचे उतरता है तो वहाँ पर उनके स्वागत के लिए उस बिल्डिंग के नीचे खड़े एम्प्लॉयज़ उनका रिस्पेक्ट करते हुए वेलकम टू मिस्टर लैंड वांगजी करके ग्रीट करते हैं। वहाँ पर खड़े लोग बस उन पैरों को ही घूरते जा रहे थे जो पैर जमीन के रास्ते लोगों के दिलों में जगह बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो लोग बस वांगजी को देखते ही रह गए। उसका बॉडी काफ़ी फिट लग रहा था और वांगजी के फेस में कोई भी मुस्कान नहीं थी, पर उसका फेस इतना अट्रैक्शन लग रहा था कि किसी को भी दीवाना बना दे। वह जब अपने चारों ओर नज़र घुमाता है तो देखता है कि सभी ने उसके रिस्पेक्ट में अपना सर झुकाए हुए हैं। वांगजी ने अपना एक हाथ अपनी सूट के पॉकेट में डाल रखा था और उसकी लहराती बालों से सनलाइट के रिफ्लेक्ट हो रही थी। उसके फेस में चार चांद लगा रही थी। वो मानो और ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वांगजी सबको ग्रीट करने के बाद वह बिल्डिंग के अंदर जाने लगा और जब वह अपनी प्राइवेट लिफ्ट के ज़रिए अपने 40वें मंजिल में चला जाता है। अब टाइम स्किप होता है 1 वीक बाद वीइंग के घर में। फेंगमियान कहते हैं वीइंग को, बेटा तुम्हारा ज़रूरी सामान सब पैक कर लिया? तो उसी समय वीइंग कहता है, हाँ अंकल, आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। आपने मुझे 4 दिन पहले से ही पैकिंग करवा दिए हैं, फिर भी पैकिंग करने के लिए कह रहे हो। उसी समय वीइंग की नानी बाओशेन कहती है फेंगमियान से, बेटा उसने सब पैक कर लिया है और वैसे भी मैंने और यानली ने मिलकर कर लिए हैं। तुम ज़्यादा परेशान मत हो, सब वीइंग मैनेज कर लेगा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फेंगमियान कहते हैं, पर माँ वीइंग उसी समय कहता है, पर वर्क कुछ नहीं अंकल, सच में मैं मैनेज कर लूँगा। तभी जियांग चेंग उनके पास आते ही कहते हैं, वी विजन, तुम्हारी ट्रेन इवनिंग में 7 बजे है, तुम अभी से रेडी हो गए? टीजिंग की स्माइल करते हुए कहता है। तभी वीइंग चिढ़ते हुए कहता है, जियांग चेंग, मैं इस डेली कपड़े में रेडी लग रहा हूँ, तो रेडी हो जाऊँगा तब कैसा लगूँगा? उसी समय जियांग चेंग कहता है, ओह, उस समय वी विजन ऐसा लगेगा जैसे वह वेडिंग के लिए तैयार हो रहा हो। उसी समय ठहाके मारकर हंसने लगता है और जियांग चेंग को हंसते देख सभी लोग अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर उनको हंसता देख वीइंग और ज़्यादा गुस्सा न करे। पर ये क्या, वीइंग की हंसी की आवाज़ सुनकर फिर सभी लोग वीइंग को हंसते हुए देख वह अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं और हंसने लगते हैं। तभी किचन से आती हुई वीइंग की आंटी कहती है, खाना तैयार हो गया है, अब अपना गपशप बंद करो। अब वीइंग के घर में सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं कि सभी की नज़र सामने रखे फूड पर जाती है, जो सभी फूड जो है वीइंग के पसंद की ही होती है। सभी लोग वीइंग की आंटी की ओर देखने लगते हैं जैसे कि अभी कोई मैजिक हो गया हो और वीइंग की आंटी का मन चेंज कर दिया हो। तभी जियांग चेंग कहता है अपनी माँ से, जो अपने कज़न वीइंग को अपने से ज़्यादा प्यार करता है, कहता है, माँ, वी विजन के घर से दूर जाने के कारण अब बहुत खुशी हो उससे बनाया है ना, ताकि आपके आँखों में खटकने वाला कांटा दूर जा रहा है करके आपने तभी तो वी विजन की पसंद का खाना बनाया है। जियांग चेंग की बातें सुनकर वीइंग की आंटी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहती है, मैं ऐसा कुछ भी इतना ही बोलती है कि वीइंग अपनी आंटी के पास जाकर उनके आंसू पोंछते हुए कहता है, जियांग चेंग, तुम चुप रहो।
और आंटी ने जो भी इंटेंशन से बनाया हो, पर बनाया तो मेरी फेवरेट डिशेस ही है ना। चेंग बेटा, तुम्हें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वह अगर वीइंग को थोड़ा भी पसंद नहीं करती तो वह क्या वो वीइंग का पसंद का कोई भी खाना बना पाती? उसके पूरे पसंद का ही डिशेस बने हैं। ये सुनकर सभी के फेस में स्माइल आ जाती है। उसी समय वीइंग की आंटी कहती है वीइंग से, तभी देखती है कि वीइंग के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो वह उसके आंसू पोंछते हुए वीइंग से कहती है, ऐसा नहीं है कि बेटा मैं तुमको पसंद नहीं करती, बल्कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे अंकल अपने बच्चों को छोड़कर तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। ये मेरी सेल्फिशनेस है बेटा, पर मैं समझ गई हूँ मेरे बुरे बर्ताव के कारण ही तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ हमेशा साथ खड़े थे, क्योंकि उनका सोचना ये रहा होगा कि अगर मैं ऐसा बुरा बर्ताव कर रही हूँ तो अगर उसके साथ में तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम्हारे मम्मी पापा की तुम्हें बहुत ज़्यादा याद आएगी, ऐसा है ना। तो उसी समय वीइंग की आंटी की बातों को सुनकर सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। उसी समय फेंगमियान कहते हैं, अय्या सब लोगों ने तो खाना ही ठंडा करके मानना है। तभी सभी के आंखों में जो आंसू भरे हुए थे उनके फेस में थोड़ी स्माइल आ जाती है। उसी समय यानली भी कहती, हाँ हाँ फादर, देखो ना सब लोग इमोशनल हो गए और सबका खाना ठंडा होने लगा। तभी अब सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और अब शाम के 6 बजे जो वीइंग के ट्रेन आने के लिए सिर्फ 1 घंटा बाकी है। अब वीइंग जाने के लिए रेडी हो जाता है और उसके साथ में उसके अंकल फेंगमियान जाएंगे, तो वो भी रेडी हो जाते हैं। फिर वीइंग की आंटी अपने कमरे से बाहर आते हुए अपने हाथ में कुछ लेते हुए आती है और वो वीइंग के हाथ में देते हुए कहती है, बेटा ये कुछ पैसे हैं, तुम्हें जहाँ ज़रूरी लगेगा वहाँ तुम इन पैसों का यूज़ करना। तो उसकी आंटी के ऐसा बोलने पर ही वीइंग अपनी आंटी के गले मिल जाता है और उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देखकर यानली भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेती है। धीरे धीरे कर कर उनकी पूरी फैमिली एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं। तभी उन्हीं के टाउन के लोग उनके घर में आते हैं वीइंग को अलविदा करने के इससे। तो उसी समय उन लोग देखते हैं कि वीइंग का पूरा परिवार एक साथ गले मिल रहा है, तो इस नज़ारा को देखते हुए वो सभी लोग खुश होते हैं। उन्हीं टाउन में से एक महिला जिसका नाम लिन है, वो महिला कहती है, बेटा वीइंग, क्या सभी प्यार तुम अपने घर में ही लुटा दोगे, थोड़ा प्यार हमें नहीं दोगे? तो उसी समय वीइंग कहता है, ऐसा नहीं है आंटी लिन, मैं आप लोगों को विदा किए बिना या आप लोगों के प्यार लिए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ, और मुझे आपके हाथ का डिज़र्ट भी तो खाना है। तो उसी समय लिन कहती है, हाँ मैंने ले आई हूँ तुम्हारे मनपसंद का डिज़र्ट। उसी समय वहाँ पर नी होशेंग आ जाता है जो वीइंग का बचपन का दोस्त है और वो उन्हीं के टाउन का है। तो वो बोलता है, वीइंग भाई वी, मैं तुमसे मिलने के लिए कब से बेकरार था और तुम मुझे छोड़कर जाने लगे हो। तो उसी समय वीइंग कहता है, नी होशेंग तुम कब आए? तो उसी समय होशेंग कहता है, मैं आज सुबह मॉर्निंग में ही आया हूँ। अब मुझे मेरे अंकल लोग काफ़ी समय से रोक रहे थे, मैं काफ़ी चुपके चुपकाते हुए आया हूँ। तो उसी समय वीइंग हंसते हुए कहता, मुझे पता है तू छुपते हुए ही आया होगा। तो ऐसा सुनते हुए सभी लोग हंसने लगते हैं। तो यहाँ नी होशेंग कहता है, भाई कम से कम मेरा यहाँ पे उड़ाना तो बंद कर। तो उसी समय वीइंग कहता है, मैं तुम्हारा उड़ा कहाँ रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम चुपके छुपाते ही करोगे कोई भी काम। भाई वी, मैं सिर्फ एक ही बार किया था और तुम हमेशा मुझे कोई भी चीज़ के लिए छुपके हुए ही करते हो करके बोल रहे हो। तो उसी समय वी कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम अभी छुप कर ही आए हो? तो उसी समय नी होशेंग कहता है, हाँ भाई मुझे कुछ काम दे रहा था, इसलिए मैंने सोचा जल्दी से तुझसे मिल लूँ। तो ये सुनते ही ये सभी लोग स्माइल करते हैं। फिर नी होशेंग अपने पास से एक डब्बा निकाल कर वीइंग के पास देता है। तो वीइंग बोलता है, होशेंग ये क्या दे रहे हो? तो उसी समय नी होशेंग कहता है, ये मदर ने भेजा है, बोल रही थी माँ कि ये कुकीज़ आपको बहुत पसंद है, तो बोल रही थी कि आप साथ में लेकर जाएं। तो वीइंग कहता है,
आंटी आंटी क्यों नहीं आई? तो ये हुसैन कहता है माँ थोड़ी बिज़ी है इसलिए नहीं आ पाई, पर उन्हें आपके पसंद के कुकीज़ भेज दिया है, ठीक है ले जा लोगे और ख्याल रखना अपना। फिर सभी लोगों से बीइंग मिलता है और फिर सभी लोग बोलते हैं बीइंग को कि बेटा हम तुझे वहाँ तक छोड़ने आ रहे हैं स्टेशन तक। तो बीइंग कहते क्या, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकता। तो सभी लोग बोलते हैं क्या हमारे आँखों के तारा को हम क्या यहीं से विदा कर दें, हम उसको बैठा के ही आएंगे। फिर सभी लोग बीइंग को स्टेशन में छोड़ने जाते हैं, यहाँ तक कि टाउन के लोग भी। वो सबका चहेता था और उसके चार्मिंग स्माइल और उसका ब्यूटीफुल सा फेस के कारण उसके काइंड हार्टेड और लॉयल होने के कारण सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे, इसलिए वो सबका आंखों का तारा था। तो इसीलिए अभी सभी लोग उसे स्टेशन में छोड़ने जाते हैं, जहाँ बीइंग इमोशनल तो होता है लेकिन खुश भी होता है वो। फिर जैसे ही ट्रेन आती है फिर बीइंग और बीइंग के अंकल ट्रेन में बैठ जाते हैं और जो उनके अंकल है वह बीइंग को छोड़ने के लिए बीजिंग जाते हैं। कुछ समय बाद हमारी ट्रेन एक बड़े से स्टेशन में जाकर रुकती है। वह स्टेशन और कोई नहीं बल्कि बीजिंग का सबसे बड़ा स्टेशन होता है। अब बीइंग और उसके अंकल उस ट्रेन से उतरते हैं और बाहर का नज़ारा देखकर बोलता है बीइंग कि अंकल देखो कितना सुंदर नज़ारा है। तो उसके अंकल बोलते हैं हाँ बीइंग चलो फिर कैब में और तुम्हारे हॉस्टल और यूनिवर्सिटी साइड जाते हैं। फिर बीइंग अपने अंकल को हाँ कहते हैं और फिर इन लोग यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही देर में यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। जब हम उतरते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनका यूनिवर्सिटी है, जिसे देखकर बीइंग कहता है अंकल मेरा यूनिवर्सिटी कितना बड़ा है। तो उसके अंकल बोलते हैं हाँ बेटा देखो तुम उसके लायक हो इसलिए तुम्हारा यहाँ पे हुआ है, तुम अच्छे से पढ़ाई करना और हाँ तुम अपना ख्याल भी रखना ठीक है, और चलो फिर तुम्हारे हॉस्टल की ओर। फिर बीइंग हाँ कहते हैं और जब दोनों हॉस्टल के लिए अपने कदम बढ़ाते ही हैं कि बीइंग से कोई टकरा जाता है। जो इंसान बीइंग से टकराया था वह जब पीछे लौटकर देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। गाइस मैं यहीं स्टॉप करती हूँ और कल देखेंगे हम कि हमारे बीइंग किससे टकराया था, ठीक है। थैंक यू।